हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? तो फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इसकी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं सोचा कि थोड़ा डिटेल में करा देता हूं और इसका क्वेश्चन आंसर भी करा देता हूं, जिससे थोड़ी बात और स्पष्ट हो जाए। और उस वीडियो को इस भाव से बनाया गया था कि हाँ, आपको ये भाग एक पता चल जाए और उसमें कितने आर्टिकल होते हैं और वो आर्टिकल क्या क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा तुमको पता चल जाए। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको पढ़ना ही होगा तो वो वीडियो जा करके देख लेना। लेकिन इसमें क्या है कि अब मैं क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ, तो एक बार फिर से पढ़ देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके ऊपर। ठीक है? तो सबसे पहला अनुच्छेद 1 कहता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत जो है राज्यों से मिल करके बना होगा, राज्यों का संघ होगा। छोटे छोटे राज्य या बड़े बड़े राज्य मिल करके आपस में एक भारत का निर्माण करेंगे। ठीक है? दूसरी बात इसमें क्या कही गई है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अर्थात लिखे गए हैं। मतलब अगर आपको राज्यों के बारे में जानना है तो आपको अनुसूची 1 में जाना होगा, वहाँ पे उसके बारे में इन डिटेल में लिखा गया है। ठीक? तीसरी बात कही गई है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। कौन कौन होंगे भारत के राज्य क्षेत्र में? तो टेरिटरीज होंगे, जो बड़े राज्य हैं उनको टेरिटरीज में रखा गया, स्टेट कहा गया। जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको यूनियन टेरिटरीज कहा गया। और ऐसी एक और व्यवस्था की गई जिसके माध्यम से अगर आप किसी राज्य को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, उसके लिए भी हमारे संविधान में प्रावधान है। तो तीसरे पॉइंट में ये लिखा गया है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। ठीक है? आर्टिकल 1 पता चल गया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 2 पे। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? तो आर्टिकल 2 बेसिकली क्या करता है कि ये पार्लियामेंट को एक पावर देता है। उस पावर की बात हम कर लेते हैं। तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है, यानी कि पावर प्राप्त है। पहली, नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है, मतलब नए राज्यों को भारत में मिला सकती है। दूसरा, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति है, मतलब छोटे छोटे 2 राज्यों को काट कूट करके इधर उधर करके एक नए राज्य का भी वो स्थापन कर सकती है, यानी कि एक नया राज्य भी बना सकती है। पहले का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान है। दूसरा, उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित हैं परंतु भारत संघ में शामिल नहीं। ठीक है? जैसे अनुच्छेद 2 में सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था, लेकिन इसे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में 22वां राज्य बना लिया गया। बात समझ रहे हैं? तो इसको स्थापित कर लिया गया नए राज्य के रूप में। ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे चलिए अब हम आर्टिकल 3 देखते हैं। तो आर्टिकल 3 क्या है कि वो आर्टिकल 3 ये बात करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है? किसी स्टेट को अगर रीऑर्गेनाइज करना है, यानी कि उसमें राज्यों का निर्माण करना है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है, तो उसके बारे में ये बात करता है। तो सबसे पहले नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों को क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी कि उसकी सीमा को घटा बढ़ा सकते हैं, उसके नाम में अदला बदली कर सकते हैं, राज्यों के क्षेत्रों में अदला बदली की बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात कही गई है किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला करके, वही जो मैंने बताया आपको कि 2 अलग अलग राज्य हैं, उनके कुछ हिस्से काट करके, दोनों राज्यों के कुछ कुछ हिस्से काट करके एक नए राज्य का भी निर्माण किया जा सकता है। किसी राज्य को किसी राज्य के भाग से मिला करके नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब उसमें कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट देखिए क्या क्या है। मैं ये सब पढ़ा दिया हूँ, वहाँ वीडियो जाकर देख लेना, एकदम स्पष्ट बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं कि हमको मेन इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और इससे जो जुड़े हुए कुछ मुद्दे थे राजनैतिक, देश के आज़ाद होने के बाद, उन मुद्दों को थोड़ा हमको समझना है, तो उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, वो चारों देख लेते हैं क्या क्या है। पहला, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। बहुत बढ़िया। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। बहुत सही। तीसरा है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। चौथा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, किसी राज्य के नाम में
परिवर्तन कर सकती है, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज, इस तरीके से। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के तहत एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वो प्रश्न यह था कि मान लो कि हम किसी विदेशी राज्य को या उसके भूभाग को भारत में तो मिला सकते हैं, लेकिन क्या हम भारत के किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को दे सकते हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए एक प्रकरण देखते हैं तो बात यह स्पष्ट हो जाएगी। तो इस विवाद का संबंध भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुए एक समझौते से था। यह समझौता दोनों देशों ने अपनी सीमा संबंधित विवादों को निपटाने के उद्देश्य से किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो समझते हैं। देखिए, इसके अनुसार बेरूबरी संघ पश्चिम बंगाल में 9 वर्ग मील एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 12,000 थी, जो कि भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना था, और कुछ कूच बिहार के कुछ क्षेत्र को भारत में मिलाना था। आपसी अदला बदली की जानी थी ताकि दोनों देशों की सीमाएं तर्कसंगत हो सके। जब सरकार इस समझौते को लागू करने के लिए आगे बढ़ी तो इसके विरुद्ध एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। सभी धरना देने लगे, आंदोलन करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति ने यह मामला अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजा ताकि इस मुद्दे पर उसकी राय जानी जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि अनुच्छेद 3 भारत के राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुनर्नियोजन यानी कि इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। आप किसी विदेशी राज्य को मिला तो सकते हैं, अंदर जितना तूर फार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब एक राज्य को काट करके ही भारत के किसी दूसरे राज्य को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत के कुछ हिस्से को किसी विदेशी राज्य को नहीं आप दे सकते हैं। उसमें यह निहित नहीं कि कोई देश का कोई भाग विदेशी राज्य को अर्पित किया जा सके। आप किसी भी विदेशी राज्य को सेड नहीं कर सकते हैं भारत के राज्य को। अगर आपको करना है तो उसके बारे में कही गई है बातें, चलो देखते हैं। अगर आपको किसी भारत के राज्य को विदेशी राज्य को अगर देना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो संसद ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूबारी संघ को भारतीय राज्य से हटा दे, या संसद संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 3 में लिख दे कि इसके तहत भारत का कोई भाग किसी अन्य देश को अर्पित किया जा सकता है। ठीक है, और उस संशोधन के बाद अनुच्छेद 3 के तहत साधारण विधेयक पारित करके बेरूबरी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दे। तो अनुच्छेद 3 में पहले तो ये कहा गया कि आप जो है इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको करना ही है तो आपको 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन करके आप दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जैसे कुछ ये नाम हैं जो कि पहले क्या थे, अब बदल करके क्या रख दिए गए। जैसे उत्तर प्रदेश का पहले नाम था संयुक्त प्रांत, अब इसको उत्तर प्रदेश में बदल दिया गया है। ये उसके एग्जाम्पल है ना कि आप किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उत्तरांचल था, अब वो उत्तराखंड कर दिया गया। पहले उड़ीसा था, अब ओडिशा कर दिया गया है ना। मध्य प्रदेश से जैसे छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया गया 1 नवंबर 2000 को। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को कर दिया गया 2 जून 2014 को। तो ये आर्टिकल 3 के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आगे चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 4। इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन, मीन्स जो बातें आर्टिकल 2 में कही गई हैं, और दूसरी नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और उनके नाम में परिवर्तन, यानी कि जो बातें आर्टिकल 3 में कही गई हैं, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। और अमेंडमेंट में क्या होता है कि राष्ट्रपति की सिग्नेचर रिक्वायर्ड होती है। तो इसको सिंपल मेजॉरिटी से यानी कि साधारण बहुमत से एक कानून बना दिया जाएगा, और ये कानून लागू भी होगा कि आप अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी जो है विदेशी राज्य को भारत में प्रवेश कर सकते हैं, और आर्टिकल 3 के तहत उसके क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आर्टिकल 4। अब चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ।
तो उस समय पे 9 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, यानी कि 9 ब्रिटिश प्रांत थे। 565 अलग अलग देसी रियासतें थी। 565 रियासतों में से 13 रियासतें तो पाकिस्तान में मिल गई, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। 552 रियासतें थी, तो 552 रियासतों में से 449 रियासतें तो बड़ी आसानी से भारत में विलय हो गई। लेकिन 3 रियासतें थी बड़ी मनबड़, एक जूनागढ़ थी, एक हैदराबाद, एक और जम्मू एंड कश्मीर। इनका क्या कहना था कि हम अलग देश बनाएंगे। तो अब हैदराबाद के कंटेक्स्ट में समझते हैं। हैदराबाद के राजा का ये डिमांड था कि हम बीच से ही एक देश बनाना चाहते हैं, हम भारत में नहीं मिलना चाहेंगे। तो वहाँ हैदराबाद में हुआ क्या कि उस समय बड़ी अराजकता फैल गई, बहुत मार काट होने लगा। इसी मार काट को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने फिर वहाँ पे पुलिस भेजा। पुलिस क्या, बेसिकली वो आर्मी वाले थे लेकिन पुलिस की ड्रेस में गए थे और वहाँ चारों तरफ से घेर करके वहाँ मारपीट करके हैदराबाद वालों को भारत में मिलाया। दूसरी बात आई जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या कराया गया, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है रेफरेंडम। वहाँ के मतलब एक पोलिंग कराई जाती है। उस पोलिंग के माध्यम से ये जाना जाता है कि कहाँ आप रहना चाहेंगे, आप भारत में मिलना चाहेंगे कि नहीं मिलना चाहेंगे। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मत ये आया कि हम भारत में मिलना चाहेंगे, भारत में रहना चाहेंगे। तो जूनागढ़ को तो जनमत संग्रह से मिला लिया गया। सबसे ज़्यादा दिक्कत किया जम्मू एंड कश्मीर वाला। यहाँ के राजा हिंदू थे और यहाँ ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम थी। इनके राजा का कहना था कि हम नहीं मिलेंगे भारत में। तो हुआ क्या कि उस समय ना पाकिस्तान ने यार जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी घुसा दिए। अब जब आतंकवादी घुस गए तो वहाँ बहुत जो है मारकाट वो करने लगे। तो हरि सिंह बड़ा देखे तो बड़ा इनको हड़बड़ाहट हुई कि अब क्या किया जाए। तो हरि सिंह क्या किए, तुरंत आए जो है जवाहरलाल नेहरू के पास। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है मार रहे हैं तो जाइए मार खाइए, अब हम क्या करें उसमें। तो वहीं पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इधर आओ बच्चा। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको बचा तो लेंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन तुम विलय पत्र पर एक्सेशन पे साइन करो कि हम भारत में मिलेंगे तभी हम बचाएंगे, नहीं तो जो है हम बचाएंगे नहीं। तो इसीलिए कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत माइंडेड आदमी थे। तो उन्होंने एकदम सही मौके पे चौका मारा। उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुमको बचा लेंगे। तो उन्होंने जो है एक्सेशन पे साइन किया कि हाँ हम भारत में मिल जाएंगे। तब फिर यहाँ से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सेना भेजी और उस समय थे उस ब्रिगेडियर साहब उस्मानी जी। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि जो है हम जब तक पाकिस्तानी को खदेड़ नहीं देंगे तब तक हम ज़मीन पे सोएंगे। इसीलिए उनको नौसेरा का शेर भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि देसी रियासतों के एकीकरण में किन लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान है, तो 3 लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान है। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और दूसरा लॉर्ड माउंट बेटन का, तीसरा बीपी मेनन का। 3 लोगों का नाम आप याद करेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा, ठीक ठाक। अब उसके बाद हुआ क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जब करना हुआ कि कैसे शासन प्रशासन चलेगा, कैसे स्टेट को डिवीज़न किया जाए जिससे कि एक लंबे समय तक बढ़िया से शासन प्रशासन व्यवस्था चलाई जा सके। तो उसको क्या किया गया, स्टेटों को कैटेगरी वाइज बांटा गया, A, B, C, D। तो A में रखा गया ब्रिटिश प्रोविंसेस को, जो ब्रिटिश प्रांत थे। B में रखा गया प्रिंसली स्टेट, जो देसी रियासतें थी, बड़ी रियासतें जैसे मैसूर, हैदराबाद। C को रखा गया कमिश्नरी स्टेट, जो छोटी रियासतें थी जहाँ कमिश्नर का शासन हुआ करता था, जैसे अजमेर, भोपाल, कूच बिहार, इस तरह के क्षेत्र। D में जो है रखा गया यूनियन टेरिटरी, जो कि अंडमान एंड निकोबार था उस समय। ठीक है, अब देखना, अब यहीं से सारी दिक्कत शुरू होगी। अब यहाँ तक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा मैनेज किया। अब इसके आगे थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो अब ये क्या करेंगे, अब इसके लिए इन्होंने एक आयोग का गठन किया। अब उस पर चलते हैं, चलें। अब हमको पढ़ना है एस्केधर आयोग। हुआ क्या कि ABCD में जो है स्टेटों को कैटेगराइज करने के बाद डिजाइन करने के बाद हुआ क्या कि शासन प्रशासन करने में बहुत दिक्कत होती थी। अब मान लो बीच से कोई कमिश्नर शासन कर रहा है तो उससे बड़ा दिक्कत होता था, सही से जो है एडमिनिस्ट्रेशन पावर नहीं स्थापित हो पा रही थी। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, इन लोगों ने कहा कि एक आयोग का गठन किया जाए जिससे कि उनकी राय मांगी जा सके और वो जैसा कहते हैं उस हिसाब से बनाया जाएगा। तो उस समय पे 1948 में 2 कमेटियों का गठन किया गया। सबसे पहली एस्केधर आयोग, दूसरा JBP समिति, दोनों गठन किया गया 1948 में। JBP का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू
वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। अब हुआ क्या कि उस समय ना आंध्र प्रदेश बनाने की बात चल रही थी। अब ये कमेटियाँ क्या कह रही थी, आंध्र प्रदेश वाले क्या कह रहे थे कि भाषा के आधार पे हमको जो है आंध्र प्रदेश बनाया जाए। वो कह रहे थे कि हम मद्रास में नहीं रहेंगे क्योंकि मद्रास के निचले हिस्से में तमिल भाषा बोली जाती है और हम तेलुगु बोलने वाले हैं, इसलिए हमको आंध्र प्रदेश चाहिए। और ये दोनों कमेटियां क्या कह रही थी कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, राज्य का गठन होना चाहिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से, शासन प्रशासन को देखते हुए। तो उस समय पे इनकी जिद थी इन लोगों की, नहीं हम भाषा के ही आधार पर राज बनवा के रहेंगे। तो उस समय पे कांग्रेसी नेता थे, उनका नाम था पोटट्टी श्री रामलू। उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल पे बैठ गए इस बात को मनवाने के लिए कि आंध्र प्रदेश बनेगा भाषा के आधार पे। और उन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठ गए और इत्तेफाक से हुआ क्या कि उनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन बाद वो मर गए 1952 में। अब वहाँ से एक बहुत ही बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ, भड़क उठे सभी लोग कि अब तो हम भाषा के आधार पे लेके ही रहेंगे राज्य, कुछ भी हो जाए, नहीं तो हम सब लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और सभी मर जाएंगे। तो हुआ क्या कि नेहरू जी ने फिर तब आनन फानन में, जल्दबाजी में जो है, उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे राज्य घोषित कर दिया। इसीलिए फर्स्ट भाषाई, अगर कोई राज्य पूछे कि फर्स्ट भाषा के आधार पे कौन सा राज्य गठित हुआ, तो सबसे पहला आंध्र प्रदेश गठित हुआ। चाहते नहीं थे, कमेटियां मना कर, क्योंकि सरकारें काम करती हैं कमेटियों के सिफारिश पे। कमेटियां मना कर रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पे नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना जो है जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ कि उनको मजबूरी में करना पड़ा। अब चलते हैं आगे। अब हुआ क्या कि भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश को तो बना दिया गया, लेकिन अब इसका बड़ा मिसयूज़ होने लगे। एक दिक्कत क्रिएट हो गई। दिक्कत क्या क्रिएट हुई कि अब सब राज्यों को दिक्कत लगने लगी कि अरे तो बड़ा बढ़िया हो गया, भाषा के आधार पर राज्य बन गया, तो चलिए हम भी मांग करते हैं। तो हुआ क्या कि बम्बई वाले एरिया से गुजरात वाले लोग कहने लगे कि गुजरात के लिए, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बना दीजिए और मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना दीजिए। अब सरकार पगला गई कि यार इस तरीके से सब मांग करने लगेंगे तो किसको किसको हम मनाते रहेंगे। तो सरकार तंग आकर के सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम है फजल अली आयोग। इस आयोग में 3 सदस्य थे। सबसे पहले फजल अली साहब, दूसरे KM पडिक्कर, तीसरे थे HN हृदयनाथ कुंजरू। 3 लोग इसमें सम्मिलित। इस आयोग का गठन 1953 में किया गया। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट की। इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पे तो आप राज्य बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। लेकिन इसने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि किसी राज्य में एक भाषा बोलने वाले लोग हैं तो सिर्फ वही भाषा बोलने वाले लोग ही उस राज्य में रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी उस राज्य में जाकर के रह सकते हैं। जैसे और ऐसा है भी नहीं। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे तो बिहार के भी लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों से जो है जाकर के रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस आयोग ने, फजल अली आयोग ने कहा कि ठीक है, भाषा के आधार पे आप राज्य बना सकते हैं। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया भाषा के ही आधार पे। फिर उसके बाद 1960 में ऐसा दौर चला दोबारा से। 1960 में बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया। फिर 63 में चला, 63 में नागालैंड का गठित हुआ। फिर 66 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को तोड़ दिया गया। फिर 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाए गए। फिर 1987 में मिजोरम का गठन किया गया और केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस तरीके से अब धीरे धीरे भाषा के आधार पर राज्य बनते गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आए। इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना में को 29वां राज्य बनाकर जो आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? आर्टिकल 1 में लिखा गया है। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने
क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्रदान है। 2 में मिला सकती है लेकिन 3 में तोड़फाड़ कर सकती है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया क्रमशः बताइए। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। अब सुनो, जा से जूनागढ़, जा से जनमत संग्रह, याद रखने का तरीका, जा से जूनागढ़, जा से जनमत संग्रह का। हैदराबाद बड़ा भव्य नाम है, ऐसे थोड़ा डरावना टाइप लगता है, तो जहाँ डरावनी स्थिति हो वहाँ किसका काम होता है? पुलिस का। तो जूनागढ़ में पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है मिलाया गया। जम्मू एंड कश्मीर, बहुत हल्का सा नाजुक सा नाम, तो जम्मू एंड कश्मीर में विलय पत्र के द्वारा कराया गया। तो सबसे पहले जूनागढ़ में जा से याद रखना, जनमत संग्रह। हैदराबाद भव्य है इसलिए पुलिस से, तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। जम्मू एंड कश्मीर ये जो है विलय पत्र के द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई? किसका ज़्यादा योगदान है? तो मैंने बताया था 3 लोगों का योगदान है, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का, दूसरा बीपी मेनन का और तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन का। तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पे निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? प्रधानमंत्री की आवश्यक है कि राष्ट्रपति की, कि संसद की, कि राज्यपाल की? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा 22वां राज्य बना लिया गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2000 को? तो 1 नवंबर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा बी वाला है तमिलनाडु, तीसरा सी है तेलंगाना और चौथा है डी गुजरात। तो इसमें सी वाला करेक्ट ऑप्शन है तेलंगाना। भारत के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1856, 1953, 1957, 1960। तो मैंने बताया था आपको कि 1953 में वो वाला आया था, फजर अली आयोग वाला। तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मिली संसद की मंजूरी के बाद किन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का प्रस्ताव है? पहला लद्दाख और जम्मू, दूसरा लद्दाख और कारगिल, तीसरा लद्दाख और कश्मीर। डी वाला करेक्ट है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का। तो पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में।